हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1701। साहिल ने मिक को जाते हुए देखा और वह लगभग 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसने गौर किया कि कोई भी ऑक्शन वेन्यू में प्रवेश नहीं कर रहा था। शायद अभी बहुत जल्दी है। आखिरकार ऑक्शन शुरू होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। वह शुरुआत में अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर वह अब प्रवेश करता तो वह बिल्कुल अकेला होता। ऐसा नहीं था कि साहिल अकेला होने से डरता था, लेकिन जब ऑक्शन में भाग लेने वाले लोग बाद में आते तो वे उसे तुरंत देख लेते और उसे याद रखते। ये साहिल की लो की पर्सनैलिटी के अनुरूप नहीं था। इसलिए उसने मिक के निर्देशों का पालन किया और गलियों में घूमने के लिए ऑक्शन वेन्यू छोड़ दिया। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की टॉप 5 ट्रेडिंग कंपनियों में से एक के रूप में ट्रेजर ट्रोव का हेडक्वार्टर स्वाभाविक रूप से सुपर लार्ज ट्रेड जोन के सबसे समृद्ध और केंद्रीय स्थान पर होगा। सड़कों पर हमेशा लोग घूमते रहते थे। साहिल हलचल भरी सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन उसका दिमाग उस ऑक्शन पर था जो 3 घंटे में शुरू होने वाला था। ये ऑक्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी ताकत इसी ऑक्शन पर निर्भर करेगी। उसे नहीं पता था कि अगर वह इसे चूक गया तो उसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उसे बेतरतीब ढंग से एक टैवन मिला जो थोड़ा हाई एंड लग रहा था और वह अंदर चला गया। स्वागत है। दो लंबी और प्यारी दिखने वाली अटेंडेंट्स ने झुककर उसका स्वागत किया। टैवन में प्रवेश करने के बाद साहिल ने देखा कि एक मंजिल पर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे और जोर जोर से डींगे मार रहे थे। जल्द ही एक खूबसूरत वेट्रेस चलकर आई। सर, आप कितने लोग हैं? सिर्फ मैं। मुझे कोई शांत जगह दें। मुझे शोर पसंद नहीं है, साहिल ने उत्तर दिया। क्या आपके पास वीआईपी कार्ड है? नहीं, मुझे माफ़ करें। अगर आपके पास वीआईपी कार्ड नहीं है तो आप केवल पहली मंजिल के डाइनिंग हॉल में भोजन कर सकते हैं। आपको हर मंजिल के लिए एक अलग स्तर के वीआईपी कार्ड की आवश्यकता होगी, खूबसूरत वेट्रेस ने समझाया। साहिल ने सोचा, वाकई सभी सर्विस इंडस्ट्रीज एक ही पैंतरे का इस्तेमाल करेंगी। उनके पास हमेशा अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। उसने इसे अर्थ पर देखा था और यहाँ भी वैसा ही है। तो मुझे एक दे दो, साहिल ने इसके बारे में सोचा और कहा। ठीक है, मेरे साथ आइए सर। खूबसूरत वेट्रेस साहिल को फ्रंट डेस्क पर ले गई। मुझे सबसे ऊंचा वाला कार्ड दें। मैं टॉप फ्लोर पर बैठना चाहता हूँ, साहिल ने कहा। सबसे ऊंचे टियर की कीमत आपको बहुत अधिक पड़ेगी। कुछ मिनट बाद साहिल ने उच्चतम टियर का वीआईपी कार्ड प्राप्त करने के लिए 10 मिलियन स्टार डॉलर्स खर्च किए। उसके बाद उसने फ्रंट डेस्क छोड़ दिया और टॉप फ्लोर की ओर बढ़ गया, जबकि खूबसूरत वेट्रेसेस अपनी आंखों में चमक लिए उसे घूरती रहीं। ये जगह काफ़ी विशाल थी और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए केवल कुछ ही टेबल भरी हुई थीं। साहिल ने खिड़की के पास एक सीट चुनी और नीचे की हलचल भरी सड़क को देखने लगा। सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? खूबसूरत वेट्रेस जिसने साहिल को यहाँ पहुँचाया था, उसने विनम्रता से पूछा। काफ़ी समय हो गया था जब वह किसी ऐसे कस्टमर से मिली थी जो इतनी लापरवाही से पैसे लुटा दे। जब उसने पहली बार साहिल को देखा तो वह जानती थी कि यह नौजवान साधारण नहीं था। न केवल वह हैंडसम था, बल्कि उसका स्वभाव भी अद्भुत था। लोगों को पढ़ने के अपने सालों के अनुभव के आधार पर उसे यकीन था कि साहिल किसी बड़ी ताकत का सीधा वंशज था। वाकई, जब उसने मेंबर कार्ड के लिए 10 मिलियन खर्च किए तो उसकी पलक तक नहीं झपकी। उसके जैसा होनहार युवक उन महिलाओं का लक्ष्य था जो प्यार के लिए तरस रही थीं। कौन गरीबी से अमीरी तक नहीं जाना चाहेगा? आपकी सिग्नेचर डिश और वाइन क्या है? मुझे उनमें से एक एक दे दो, साहिल ने लापरवाही से उत्तर दिया। भले ही वह खाने के मूड में नहीं था, क्योंकि वह यहाँ था, वह मुफ्त में सीट नहीं घेर सकता था। इस टैवन के मालिक को इस जगह को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसके अलावा वे एक हलचल भरी सड़क पर स्थित थे, इसलिए उनकी लागत कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह एक वीआईपी कार्ड के लिए साइन अप कैसे कर सकता था और कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता था। भले ही उसके पास बहुत पैसा था, वह जानता था कि संसाधनों को बर्बाद करना शर्मनाक था। खूबसूरत वेट्रेस ने अपनी बात कहने के बाद अपना बायां हाथ उठाया। एक स्क्रीन दिखाई दी और उसने अपने बाएं हाथ से उस पर टैप किया। ऐसा करने के बाद उसने साहिल की ओर देखा और जारी रखा। सर, मैंने उन्हें आपके लिए ऑर्डर कर दिया है। क्या आप बिल चेक करना चाहते हैं? ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें यहाँ ले आओ, साहिल ने उत्तर दिया। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। अपने भोजन का आनंद लें सर, खूबसूरत वेट्रेस ये कहकर चली गई। साहिल हलचल भरी सड़क को देख रहा था। उसके दिल में पूरे समय एक सवाल था। अर्थ केवल लेवल 0 की सभ्यता थी, लेकिन वहाँ हर जगह 100 मंजिला ऊंची गगनचुंबी इमारतें थीं। अध्याय 1702। मिल्की वे एक लेवल 4 की सभ्यता और स्टार किंगडम एक लेवल 7 की सभ्यता अर्थ की तुलना में बहुत अधिक सभ्य थी, लेकिन साहिल ने प्रबलित कंक्रीट से बनी गगनचुंबी इमारतें नहीं देखीं। सभी इमारतें धातु या मजबूत लकड़ी से बनी थीं। साथ ही वे बहुत ऊंची नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, साहिल 9वीं मंजिल पर बैठा था। ये पहले से ही सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी।
अन्य इमारतों में केवल 3, 4 या 5 मंजिलें होंगी। सबसे ऊंची इमारत शायद 10 मंजिलों से अधिक होगी। साहिल को ऐसा लगा जैसे वह अर्थ पर पुराने समय में वापस चला गया हो। हालांकि जब वेट्रेस ने उसका भोजन ऑर्डर करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया तो वह वापस वर्तमान में आ गया। उसे कभी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। आमतौर पर सभ्यता जितनी ऊंची होगी तकनीक उतनी ही उन्नत होगी। कुछ मामलों में मिल्की वे और स्टार किंगडम वास्तव में अर्थ की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थे। हालांकि इमारतों के मामले में ऐसा क्यों नहीं था? वास्तव में साहिल को नहीं पता था कि प्रबलित कंक्रीट का उपयोग करके अर्थ पर एक इमारत बनाने में 10 साल से अधिक समय लगेगा। फिर दशकों बाद ये धीरे धीरे खराब होने लगेगी। दूसरी ओर उसके पैरों के नीचे की इमारत सदियों या सहस्राब्दियों तक चलेगी। यही अंतर था। प्रबलित कंक्रीट की तुलना इमारतों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विशेष धातु और लकड़ी से कैसे की जा सकती है। उनके जीवनकाल के संबंध में 10 गुना अंतर था। ऐसा नहीं था कि स्टार किंगडम के पास ऊंची इमारतें बनाने का कौशल नहीं था। हकीकत में उन्हें बस इसकी जरूरत नहीं थी। स्टार किंगडम विशाल था, इसलिए लोगों के रहने के लिए बहुत जगह थी। हर कोई अपनी जगह और अपनी जमीन रखना पसंद करता था, तो वे ऊंची इमारतें बनाने में इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करेंगे? कुछ बड़ी ताकतों के अलावा जो अपनी स्थिति दिखाने के लिए ऊंची इमारतें बनाने में बहुत पैसा और सामग्री खर्च करेंगे, कोई और ऐसा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने विकास के दौरान महसूस किया कि मानव शरीर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है। वे लगभग अंतहीन थे। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वह अभी भी कुछ बाहरी थी। यह मनुष्यों को शाश्वत जीवन प्राप्त करने में कभी मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए मनुष्यों ने दूसरी चीजों पर शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना ध्यान मानव शरीर के बाहर से मानव शरीर के अंदर की ओर स्थानांतरित कर दिया। अंत में यही हुआ। कल्टीवेशन मानव शरीर को खोलने का खजाना था। जब तक वे इटर्नल रेल्म तक पहुंचते और किसी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होते, तब तक मानव जीवनकाल एक युग तक पहुंच जाएगा, जो 129,600 वर्ष था। अगर वे फिर सेंट रेल्म तक पहुंच जाते तो उनका जीवनकाल असीमित हो जाता। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्नत तकनीक हासिल नहीं कर सकती थी। इसलिए साहिल को वह तकनीक नहीं दिखी जिसकी उसने कल्पना की थी जब वह मिल्की वे एक लेवल 3 की सभ्यता और स्टार किंगडम एक लेवल 7 की सभ्यता में था। इसके बजाय वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे समय में पीछे चले गए हों। यह मनुष्यों के शोध के केंद्र को बदलने का परिणाम था जैसे जैसे उन्होंने आगे विकास किया। हालांकि यह मानव जाति का मुख्य रहस्य था। अगर साहिल और अधिक जानना चाहता था तो उसे मौका तभी मिलेगा जब वह सेंट बनेगा और सेंट्स एसोसिएशन में शामिल होगा। अध्याय 1703। जब साहिल अंतरिक्ष में घूर रहा था, उसकी वाइन और भोजन परोसा गया। जब वह होश में आया तो उसने धीरे धीरे अपना खाना खाना शुरू कर दिया और अपनी वाइन पीते हुए लोगों को देखना जारी रखा। उसने एक्सक्लूसिव वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को एक तरफ रख दिया। वह एक घूंट लेना चाहता था। हालांकि उसे चिंता थी कि वह इसे सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाएगा और इसके परिणाम प्रभावित होंगे। अंत में उसने हार मान ली। आखिरकार यह उसके लिए कुछ नहीं करेगी और केवल उसकी लालसा को संतुष्ट करेगी। सीलिया और अन्य लोगों को इसका लाभ तब मिलेगा जब वे इसे पेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिस मंजिल पर साहिल था वहां भीड़ बढ़ने लगी। सुपर लार्ज ट्रेड जोन में बहुत सारे अमीर लोग थे। चूंकि यह जगह ट्रेजर ट्रोव के हेडक्वार्टर से बहुत दूर नहीं थी और ऑक्शन शुरू होने वाला था, इसलिए अमीर लोगों का यहां इकट्ठा होना स्वाभाविक था। आमंत्रण कार्ड वाले बहुत से लोग शायद कुछ दिन पहले ही यहां पहुंच चुके थे। जैसे ही वह खा रहा था, साहिल ने सीढ़ियों की ओर देखा। उसने 5 युवाओं को, 3 पुरुषों और 2 महिलाओं को अंदर आते देखा। उनमें से एक पुरुष और एक महिला ने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए वे एक ही सेक्ट से होने चाहिए। साहिल ने इरिडेसेंट सेक्ट में इसी तरह के कपड़े देखे थे। वहीं बाकी लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे कुलीन परिवारों से थे। कोई भी जो 9वीं मंजिल पर पहुंच सकता था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वे खराब कपड़े नहीं पहनते थे। हालांकि वे 3 अतिरिक्त ठाट बात से सजे थे। इसके अलावा उन 5 के पीछे 2 बूढ़े आदमी भी थे। साहिल की निगाहें उन 2 बूढ़ों पर टिकी क्योंकि वे दोनों बिगिनर सॉवरन रैंकर्स थे। उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वे उन्हीं 2 युवाओं के सेट से होंगे। वे शायद यहाँ ऑक्शन के लिए आए थे। उन पर एक नज़र डालने के बाद साहिल ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपना खाना खाना और वाइन पीना जारी रखा। 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स के आने के बाद अब साहिल सहित पूरी 9वीं मंजिल पर 10 सॉवरन रैंकर्स थे। उनमें 2 मिड सॉवरन रैंकर्स भी थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर ट्रोव के ऑक्शन ने इस बार बहुत सारे पावरहाउस को आकर्षित किया है। युवाओं ने चारों ओर देखा और फिर साहिल के बगल वाली खाली टेबल पर बैठ गए। खूबसूरत वेट्रेस ने उनका ऑर्डर लेने के बाद वह जल्दी से नीचे चली गई। उन लोगों से बात करने में उसे बहुत तनाव महसूस हो रहा था। अगर उसने अनजाने में उनका अपमान किया तो उसकी किस्मत खराब हो जाएगी।
साहिल ने खिड़की से बाहर देखने और अंतरिक्ष में घूरने से पहले अपनी मेज पर रखे भोजन के केवल कुछ ही निवाले खाए। उसने अपने बगल के पांचों की बातचीत भी सुनी। उनकी बातचीत से साहिल को पता चला कि 3 शानदार कपड़े पहने लोग एक ही परिवार से आए थे। उनका अंतिम नाम न्यूहाउस था। बड़े भाई लुई न्यूहाउस, छोटे भाई ड्यूई न्यूहाउस और छोटी बहन नीवा न्यूहाउस। दूसरा आदमी उनका चचेरा भाई एमन लीमन था। हालांकि वह अब किसी सेक्ट में शामिल हो गया था। जहां तक बची हुई महिला की बात है, वह भी उसी सेक्ट से होनी चाहिए। साहिल को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उसका अंतिम नाम डॉल्चे था। साहिल बता सकता था कि वे 2 बूढ़े मुख्य रूप से उस महिला की रक्षा कर रहे थे। अध्याय 1704। अगर इस महिला की सुरक्षा के लिए 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स हो सकते थे, तो इस महिला का दर्जा काफी ऊंचा होना चाहिए। एमन, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए, तो तुम्हें कुछ और दिन रुकना होगा। हमें तुम्हारे और मिस डॉल्चे के लिए मेजबान के रूप में कार्य करने का सम्मान दे, लुई ने कहा। हाँ एमन, चूंकि तुम यहाँ हो, ये हमें नासमझ बना देगा अगर हम तुम्हारे लिए बेहतरीन व्यवस्था नहीं करते, ड्यूई ने जोड़ा। धन्यवाद लुई और ड्यूई। हालांकि हम इस बार एंजेलिका के साथ एक कार्य से बाहर आए हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता, एमन ने उत्तर दिया। तुम बस ट्रेजर ट्रोव के ऑक्शन में भाग लेने जा रहे हो, है ना? हम उसके बाद मिलेंगे। हमें ऑक्शन के तुरंत बाद सेक्ट में वापस जाना है। मैं आपकी दयालुता को समझता हूँ, लेकिन चलिए अगली बार ऐसा करते हैं। मैं भविष्य में आप दोनों से मिलने का मौका जरूर ढूंढूंगा। अगली बार कब है? एमन, जब से तुम सेक्ट में शामिल हुए हो, हमने एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं देखा है। जब हम साथ होते हैं तो 3 मस्कटियर्स के मशहूर लड़ने के कौशल को कौन नहीं जानता। तुम्हारे जाने के बाद हमारी प्रसिद्धि बहुत कम हो गई। लुई सही कह रहा है। एमन, तुम बिना किसी कारण के सेक्ट में क्यों शामिल हो गए? देखो, दूसरों ने हमारी लाइमलाइट चुरा ली है। ठीक है, बात करना बंद करो। क्या आपको लगता है कि एमन अपने उचित काम की अनदेखी कर सकता है? उसके पास सपने और आकांक्षाएं हैं। वह आप दोनों जैसा कैसे है? आप हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और फिर भी आपके पास ये कहने की हिम्मत है कि आप अपने लड़ने के कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने एस्कॉर्ट्स पर इतना पैसा खर्च किया, मुझे लगता है कि आप केवल विकृत होने के लिए प्रसिद्ध हैं। नीवा ने अचानक कहा। नेव, हमें वह पसंद नहीं आया जो तुमने अभी कहा। हम अपने काम की अनदेखी कैसे कर रहे हैं? हाँ नेव, हम तुम्हारे भाई हैं, तो तुम हमारे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मैं सच कह रही हूँ। हम ठीक है लुई, ड्यूई, नेव, कृपया शांत हो जाए। मैं बस आप सभी को देखने के लिए आ गया था। मैं इस बार जल्दी में हूँ और मैं अपने मास्टर के खिलाफ नहीं जा सकता। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आप सभी के साथ अच्छी बातचीत करूंगा, एमन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। वह उन्हें बात करना जारी नहीं रखने दे सकता था, वरना वे कुछ उजागर कर सकते थे। वह नहीं चाहता था कि एंजेलिका को उसके पुराने मामलों के बारे में पता चले। उसने सोचा था कि इतने सालों के बाद वे दोनों बदल गए होंगे, लेकिन वे अभी भी वैसे ही थे। अगर वह इसके बारे में जानता तो उसने उनसे संपर्क नहीं किया होता। इसी समय वाइन और भोजन परोसा गया। समूह ने फिर विषय बदल दिया और खाते हुए बातचीत की। मिस डॉल्चे और 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स पूरे समय ज्यादा नहीं बोले। नीवा बीच बीच में अपने भाइयों को रोस्ट करने के लिए टोकती थी। उसके भाई इसके आदी लग रहे थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 9वीं मंजिल पर उनके अलावा हर टेबल धीरे धीरे बोल रही थी। साहिल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। भले ही उनकी टेबल एक दूसरे के करीब थी, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि किसी और को वैसा महसूस नहीं हुआ। अरे क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर सकते हो? यह एक सार्वजनिक स्थान है, तुम्हारे लिए अपनी ढोल पीटने की जगह नहीं। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो घर जाओ। जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो तो कोई और बोल नहीं पाता। हम केवल तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, दूसरी टेबल के एक युवक ने खड़े होकर कहा। धिक्कार है। तुम कौन हो? क्या मेरी तेज आवाज से तुम्हारा कोई लेना देना है? क्या तुम जानते हो कि इस जगह का मालिक कौन है? अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो दफा हो जाओ और यहाँ रोना बंद करो। लुई खड़ा हो गया और कोसने लगा। जिस माहौल में वह बड़ा हुआ था, उसने उसे अहंकारी और निरंकुश होने की आदत दे दी थी। वह किसी को भी वापस कोसता जो उसे कोसने की हिम्मत करता। साहिल ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये बच्चा मूर्ख है? क्या वह माहौल को नहीं समझ सकता? यहाँ 9वीं मंजिल पर इतने सारे सॉवरन रैंकर्स हैं और वह एक इटर्नल भी नहीं है। उसे दूसरों पर चिल्लाने का साहस कहाँ से मिला? संयोग से उस टेबल पर एक मिड सॉवरन रैंकर था जिस पर लुई चिल्ला रहा था। शायद ये बच्चा निरंकुश होने का आदी था और अब वह मुसीबत में पड़ने वाला था। इस बीच साहिल की टेबल दोनों पक्षों के ठीक बीच में थी। अध्याय 1705। दोनों पुरुषों की बहस ने 9वीं मंजिल पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। हर कोई अपने चेहरे पर उपहास लिए देख रहा था।
उनमें से अधिकांश को ट्रेजर ट्रोव द्वारा ऑक्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसलिए वे काफ़ी प्रतिष्ठित लोग थे। वे इंतज़ार करते करते ऊब गए थे, इसलिए इस तरह की चीज़ देखना काफ़ी दिलचस्प था। भले ही लुई एक मूर्ख था और माहौल को नहीं पढ़ सकता था, उसके चचेरे भाई एमन को अभी भी नफ़ा नुकसान तौलना आता था। आखिरकार वह एक सेक्ट का व्यक्ति था जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए वह जल्दी से खड़ा हुआ और कहा, मेरे दोस्त, मुझे बहुत खेद है। मेरा चचेरा भाई हमेशा घर पर रहा है, इसलिए उसे उसके परिवार ने बिगाड़ दिया है। उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी है, इसलिए अगर उसने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया उसे क्षमा करें। मैं उसकी ओर से माफ़ी मांग रहा हूँ। मिलनसारता आपको समृद्ध बनाती है। यहाँ दूसरों के लिए भी यही बात लागू होती है। मैं, एमन लीमन, आज यहाँ सभी के लिए भुगतान करूंगा, इसलिए मुझे आशा है कि हर कोई हमें सहन करेगा। जब लुई ने यह सुना तो वह नाखुश था। सुपर लार्ज ट्रेड जोन में न्यूहाउस परिवार शक्तिशाली था और ट्रेजर ट्रोव के साथ उनके करीबी संबंध थे। ट्रेजर ट्रोव के समर्थन के साथ न्यूहाउस परिवार पानी में मछली की तरह था, इसलिए लुई ने इस जगह को अपना क्षेत्र बना लिया था। उन बाहरी लोगों की उसके क्षेत्र में उस पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? लुई ऐसी शिकायत को कैसे सहेगा? वह नाखुशी से चिल्लाया, एमन, तुम उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उसने हमारी बातचीत में बाधा डाली है, इसलिए उसे हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वे सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं। मेरे क्षेत्र में इतनी निर्लजता से व्यवहार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कितने लापरवाह! लुई न्यूहाउस, चुप हो जाओ। एमन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने डांटा, एमन, तुम। लुई बस प्रतिवाद करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि एमन उसे कैसे देख रहा है तो उसने शब्दों को वापस अपने पेट में निगल लिया। वह कमज़ोर था और वह अहंकारी होने का आदी था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि आज क्या गलत हुआ। हालांकि उसे विश्वास था कि उसका चचेरा भाई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह बोलना बंद कर दिया। एमन की जूनियर मिस डॉल्चे ने लुई की ओर देखा और अपनी प्यारी बाहें सिकुड़ीं। साफ तौर पर वह लुई द्वारा किए गए कृत्य से खुश नहीं थी। उसने सोचा, यह मूर्ख आज तक जीवित कैसे बचा रहा? एमन ने मुझे इस तरह के चचेरे भाई के साथ घूमने के लिए कहा। कितना अथाह है। तुम लुई न्यूहाउस हो, है ना? यहाँ सुनो, तुम बड़ी मुसीबत में हो। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग हैं जो मुझ पर चिल्लाने और मुझे दफा होने के लिए कहने की हिम्मत करते हैं, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं हो। उस युवक ने जिस पर लुई चिल्लाया था गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? जब तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत है तो मैं तुम पर क्यों नहीं चिल्ला सकता? तो क्या हुआ अगर मैं आज तुम पर चिल्लाता हूँ? तुम मेरा क्या कर सकते हो? लुई तपाक से बोला। वह अपने आसपास दूसरों को इतना दिखावा करते हुए सहन नहीं कर सकता था। आमतौर पर वह ऐसा करने वाला व्यक्ति होता था, इसलिए कोई और उसके आसपास ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम्हारी पैंट गीली हो सकती है। छी, कोई भी अपनी ढोल पीट सकता है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बताओ। अगर मैंने भौहें सिकुड़ी तो मैं न्यूहाउस नहीं हूं। लुई ने उदासीनता से कहा। न्यूहाउस परिवार के पास ट्रेजर ट्रोव का समर्थन था, तो वह एक नाम से कैसे डर सकता था? इसके अलावा उन लोगों को देखकर लग रहा था कि वे स्टार किंगडम की सबसे शक्तिशाली ताकत से नहीं थे। सच में? तो ध्यान से सुनो, मेरा नाम है। जब युवक अपना नाम बताने ही वाला था, कोई ऊपर आया और उसे टोक दिया। साहिल ने कुछ महसूस किया और उधर देखा। उसने 30 के दशक में एक आदमी को चलते हुए देखा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था। जब साहिल ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक लेट सॉवरन रैंकर। ये बूढ़ा आदमी एक लेट सॉवरन रैंकर था और वह सेलेस्ट के समान स्तर पर था। एक को ये जानना होगा कि सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर थी, इसलिए उसका दर्जा काफी ऊंचा था। अगर बूढ़ा आदमी सेलेस्ट के समान स्तर पर था तो उसकी भी एक असाधारण पहचान होनी चाहिए। बेशक बूढ़े आदमी के सामने वाला आदमी और भी असाधारण था। अध्याय 1706। अगर उसके पास उसकी रक्षा के लिए एक लेट सॉवरन रैंकर हो सकता था तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत का उत्तराधिकारी था। जब वे दोनों दिखाई दिए तो उन्होंने पूरे दृश्य को दबा दिया। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं, यहाँ तक कि वह युवक जो अपना नाम बताने वाला था उन्हें देखकर चुप हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों के पास इतनी मजबूत ऊर्जा थी। मिड सॉवरन रैंकर्स सहित दृश्य में मौजूद सॉवरन रैंकर्स उस बूढ़े आदमी को अपनी आंखों में सदमे के साथ देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे यहाँ एक लेट सॉवरन रैंकर से मिलेंगे। इस तरह के पावरहाउस का किसी भी ताकत में निम्न दर्जा नहीं होगा। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि उनके पदों को देखते हुए उनके सामने चलने वाले आदमी का दर्जा और भी ऊंचा था। जो दो लोग ऊपर आए थे वे लाइटफुट परिवार के उत्तराधिकारी आर्किमिडीज और उनके संरक्षक बर्नर्ड थे। आर्किमिडीज को उनके परिवार द्वारा कॉर्नेलियस की मृत्यु की जांच के लिए भेजा गया था। संयोग से ट्रेजर ट्रोव अपना ऑक्शन आयोजित कर रहा था, तो वह एक ऐसे जमावड़े को कैसे छोड़ सकता था जिसमें यहाँ के अधिकांश पावरहाउस शामिल होंगे।
आर्किमिडीज वहां से बस गुजर रहा था जब वह ट्रेजर ट्रोव जा रहा था, लेकिन उसने ऊपर किसी को बहस करते सुना। इसलिए उसकी रुचि जगी और उसने ऊपर आकर देखने का फैसला किया। वैसे भी ऑक्शन से पहले उसके पास अभी समय था। ऊपर आने के बाद वे दोनों एक खाली टेबल पर बैठ गए। आर्किमिडीज ने अपने पैर फैलाए और लापरवाही से कहा, जारी रखें। क्या आप लोग अभी काफी जीवंत नहीं थे? हमारे अंदर आते ही आप क्यों रुक गए? बस वही करें जो आपको करना चाहिए। मैं बस अपने पैर आराम देने और मजे में शामिल होने के लिए आया हूँ। बस मान लें कि मैं यहाँ नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद किसी ने भी जारी नहीं रखा। एमन ने लुई को जबरदस्ती उसकी सीट पर वापस धकेल दिया था। साथ ही उसने लुई को अपनी आंखों से चेतावनी दी कि वह अपना मुंह बंद रखे। आर्किमिडीज ने अपनी आंखें उस युवक की ओर घुमाईं जो अपना परिचय देने वाला था। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम अपना परिचय देना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं देखना चाहूंगा कि क्या मैं अपनी पैंट गीली करूंगा। मेरे प्रभु, आप बहुत मजाकिया हैं। मैं आपकी तुलना में कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं इसे कहूंगा तो मैं केवल खुद को अपमानित करूंगा, युवक ने सम्मानपूर्वक कहा। उसे मिड सॉवरन रैंक द्वारा गुप्त रूप से चेतावनी भी दी गई थी कि वह उस आदमी को नाराज न करे। साथ ही ये दोनों जो अभी दिखाई दिए थे वे स्पष्ट रूप से कम आंकने वाले नहीं थे और वह लुई की तरह दिमागहीन मूर्ख नहीं था। कितना बोरिंग है। आर्किमिडीज ने अपना सिर हिलाया। वह मजे में शामिल होना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वह ऊपर आया सभी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को सुलझा दिया। आर्किमिडीज ने 9वीं मंजिल पर मौजूद सभी लोगों पर एक नज़र डाली। यहाँ काफ़ी संख्या में सॉवरन रैंकर्स थे और यहाँ तक कि 2 मिड सॉवरन रैंकर्स भी थे। भले ही ट्रेजर ट्रोव की स्थिति डगमगाने लगी थी और पैल्मो परिवार की महत्वाकांक्षाएं दिखने के बाद वह धीरे धीरे अन्य 4 व्यापारिक कंपनियों से पीछे हो रही थी, लेकिन एक सोता हुआ शेर भौंकने वाले कुत्ते से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए उनके पास अभी भी काफ़ी मजबूत आह्वान शक्ति थी। ये ऑक्शन इतने सालों बाद ट्रेजर ट्रोव का पहला बड़ा कदम था। शायद वे सभी का उत्साह बढ़ाने और अपने गायब होते ग्राहकों को वापस जीतने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो आर्किमिडीज को उम्मीद नहीं थी कि फेलोज इतनी आसानी से ट्रेजर ट्रोव को सौंपने के लिए हार मान लेंगे। अगर पैल्मो परिवार ट्रेजर ट्रोव को नियंत्रित कर रहा था तो होली रूट के अलावा शीर्ष 5 व्यापारिक कंपनियों में से अन्य 3 में से कौन सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करने की हिम्मत करेगा? ये स्प्लेंडर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा परिणाम ये था कि फेलोज परिवार आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दे और पैल्मो परिवार के साथ मरते दम तक लड़े। हालांकि ये स्पष्ट रूप से असंभव था। एक बार जब पैल्मो परिवार ने किसी चीज पर अपना मन लगा लिया तो फेलोज परिवार उनका विरोध नहीं कर पाएगा। अंत में उन्हें आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करना होगा और ट्रेजर ट्रोव को छोड़ना होगा जो उनके पूर्वजों से उन्हें विरासत में मिला था। यदि नहीं तो उनका पूरा परिवार खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 1707। आर्किमिडीज की निगाहें भटकती रहीं। उसने एक ऐसी आकृति देखी जो दूसरों से अलग थी। 9वीं मंजिल पर मौजूद हर कोई उसे घूर रहा था, लेकिन यह व्यक्ति अपना भोजन कर रहा था और अपनी वाइन पी रहा था। इसके अलावा यह व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था जैसे उसे आर्किमिडीज की परवाह ही न हो। लाइटफुट परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आर्किमिडीज हमेशा लाइमलाइट में रहता था, चाहे वह कहीं भी जाए, जब तक कि वह उन जीनियसों से नहीं मिलता था। आज वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसकी रुचि जगी। उसने अपनी नज़र उस व्यक्ति की ओर घुमाई। उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद वह थोड़ा हैरान हुआ। यह एक बच्चा है। उसे नहीं पता कि क्या क्या है। शायद वह किसी परिवार का सीधा वंशज है और यह पहली बार है जब वह बाहर आ रहा है। वह समाज द्वारा कभी नहीं तोड़ा गया है, इसलिए उसे लगता है कि वह सब कुछ है और उसे कभी किसी की परवाह नहीं होती। बेशक आर्किमिडीज साहिल को घूर रहा था। साहिल ने केवल एक बार आर्किमिडीज और बर्नर्ड की ओर देखा जब वे पहली बार ऊपर आए थे। जब उसने देखा कि बर्नर्ड एक लेट सॉवरन रैंकर है तो वह हैरान रह गया। उसके बाद उसने ध्यान देना बंद कर दिया। आर्किमिडीज कमजोर नहीं था और उसके पास एक लेट सॉवरन रैंकर की सुरक्षा थी, इसलिए वह निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत से था। लेकिन उससे क्या? उसका मुझसे क्या लेना देना है? अगर वे मुझे पार नहीं करते हैं तो मैं उन्हें पार नहीं करता हूँ। अब वह केवल चाहता था कि समय जल्दी बीत जाए ताकि ऑक्शन जल्द से जल्द शुरू हो सके। आर्किमिडीज साहिल को घूर रहा था। साथ ही उसने दूसरों का ध्यान भी खींचा। बाकी लोग साहिल को लेकर काफी उत्सुक थे। जब वे आए थे तब साहिल पहले से ही यहाँ था। उससे भी अजीब बात यह थी कि उनमें से अधिकांश 3 से 5 या 7 से 8 के समूहों में एक साथ बैठते थे। साहिल अकेला बैठा हुआ एकमात्र व्यक्ति था। उसके बगल में एक लकड़ी का लंबा डिब्बा था जिसमें कुछ अज्ञात था। साथ ही टेबल पर वाइन का एक छोटा सा जार भी था। ये टैवर्न के अन्य वाइन जारों जैसा नहीं था। ये पुराना लग रहा था, इसलिए कोई इसकी उम्र नहीं बता सकता था। जब 9वीं मंजिल पर मौजूद हर कोई उसे घूर रहा था तो साहिल ने अनजाने में भौहें सिकुड़ीं।
उसके पास एक मजबूत धारणा थी, इसलिए वह जानता था कि बिना देखे ही दूसरे उसे घूर रहे थे। साहिल को आकर्षण का केंद्र बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, मैं जाता हूँ। वह उनसे नहीं डरता था और वह लेट सॉवरन रैंकर से भी नहीं डरता था। अगर वह लेट सॉवरन रैंकर के साथ लड़ाई में शामिल होता है तो वह हार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसकी दिमागी शक्ति और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड है। लेकिन उसे वाकई आकर्षण पसंद नहीं था। चाहे वह कब और कहाँ हो, यह एक जैसा ही होगा। अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता तो मैं ट्रेजर ट्रोव में इंतजार करूंगा। वैसे भी लगभग समय हो ही गया है। जब साहिल जाने के लिए उठने ही वाला था, आर्किमिडीज उसके सामने आ गया। मेरे दोस्त, तुम अकेले बोर लग रहे हो, हम साथ में ड्रिंक क्यों नहीं करते? आर्किमिडीज ने पूछा। वह देखना चाहता था कि यह युवक कौन है और उसकी उसे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे खेद है, मैं व्यस्त हूँ। आप चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं पीऊंगा। ये कहने के बाद साहिल खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार की म्यान अपनी पीठ पर रखी और जाने से पहले अपनी एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्किमिडीज एक सेकंड के लिए दंग रह गया। अध्याय 1708। आर्किमिडीज ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह खुद मित्रतापूर्ण होने के लिए उसके पास जाएगा तो एक बच्चा उसे मना कर देगा। लाइटफुट परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आर्किमिडीज को पहले कभी इस तरह से अपमानित नहीं किया गया था। इतने सारे लोग देख रहे थे। अगर खबर बाहर निकली तो वह अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? 9वीं मंजिल पर हर कोई साहिल की बात सुनकर दंग रह गया। भले ही वे नहीं जानते थे कि आर्किमिडीज कौन था, वे जानते थे कि वह सरल नहीं था, क्योंकि उसके पास उसके संरक्षक के रूप में एक लेट सॉवरन रैंकर था। उस बच्चे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह मूर्ख है? आर्किमिडीज को समझ आता कि क्या हो रहा है। उससे पहले ही साहिल ने जाने के लिए अपना सामान उठा लिया था। तभी आर्किमिडीज ने साहिल को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्चे, तुम बिल्कुल भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। क्या तुम अपने सीनियर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? आर्किमिडीज ने उदास चेहरे के साथ कहा। भाई, मैं व्यस्त हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या आप उन्हें अपने साथ पीने के लिए नहीं कह सकते? साहिल ने लाचारी से उत्तर दिया। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने वाला व्यक्ति लाइटफुट परिवार का उत्तराधिकारी था और वह यहाँ कॉर्नेलियस की मृत्यु की जांच करने के लिए आया था। अगर साहिल को पता होता तो वह उसके साथ बकवास करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पियो, आर्किमिडीज ने जोर देकर कहा। मैं व्यस्त हूं, इसे टाल दो। नहीं, यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी बाहों में रखे वाइन के जार को यहीं छोड़ना होगा। फिर मैं दूसरों के साथ पीने जाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। आर्किमिडीज ने यह कहने के बाद साहिल की बाहों में रखे वाइन जार को घूरा। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। हालांकि चूंकि साहिल उसे हर जगह अपने साथ ले जा रहा था और वह बहुत पुराना लग रहा था, आर्किमिडीज ने सोचा कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीज होगी। साथ ही वह साहिल की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना चाहता था। अगर साहिल उसे देने के लिए तैयार हो जाता तो वह गलत होता। अगर साहिल उसे देने के लिए अनिच्छुक होता तो यह कुछ अच्छी चीज हो सकती थी। जब साहिल ने वह सुना तो उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसे मेरी एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में दिलचस्पी है। यह आदमी जानता है कि क्या क्या है। वह जानता है कि मेरे पास यहाँ कुछ अच्छी चीज़ है। अगर साहिल को सीलिया और अन्य लोगों को इटर्नल रेल्म में प्रवेश करने के अधिक मौके दिलाने में मदद करने के लिए यह वाइन देने की आवश्यकता नहीं होती तो उसे इसे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होती। वैसे भी उसके पास पहले से ही 30,000 लैविश पॉइंट्स थे, इसलिए उसे अन्य चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे वाइन की ज़रूरत थी, इसलिए चाहे कोई भी मांगे वह उन्हें नहीं देगा। मेरे मास्टर ने मुझे ये वाइन दी है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता, साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर दिया। ओह, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके मास्टर कौन हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? शायद वह लाइटफुट परिवार के पुराने दोस्त हों, आर्किमिडीज ने लापरवाही से कहा। बेशक उसने यह नहीं सोचा था कि साहिल के मास्टर उसके परिवार के पुराने दोस्त थे। इसके बजाय वह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहा था। लाइटफुट परिवार का दर्जा सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में रैंकों में सबसे ऊपर था। जब सभी ने वह नाम सुना तो वे चौंक गए। वाकई, जब आर्किमिडीज ने वह कहा तो सभी के मुंह खुले रह गए। चर्चाओं की आवाज़ों से कमरा तुरंत भर गया। वह लाइटफुट परिवार से है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उत्कृष्ट दिखता है। लाइटफुट परिवार की प्रतिष्ठा वास्तव में पूरी तरह से उचित है। हाँ, यह मास्टर आर्किमिडीज होने चाहिए, जो परिवार के उत्तराधिकारी हैं। लाइटफुट परिवार ही सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की टॉप 5 व्यापारिक कंपनियों में से एक, स्प्लेंडर का वास्तविक नियंत्रक है। परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मास्टर आर्किमिडीज वास्तव में हैंडसम और केवल नाम से ही नहीं बल्कि समृद्ध भी हैं। सही है ना? लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में परिवार के साथ कुछ हुआ है। क्या आपने सुना है? मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है।
गपशप कहती है कि परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। वेस्ट एंड में हर कोई बहुत चिंतित है। अगर उन्हें जल्द ही हत्यारा नहीं मिला तो इसके दुष्परिणाम पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में फैल सकते हैं। यह इतना गंभीर नहीं है ना? इतना गंभीर नहीं। लाइटफुट परिवार की ताकत को कम मत समझो। अध्याय 1709। चर्चाओं की आवाज ने साहिल के दिल को ठंडा कर दिया। आर्किमिडीज, लाइटफुट परिवार का उत्तराधिकारी। क्या कॉर्नेलियस, जिसे मैंने अभी मारा था, खुद को लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी नहीं कहता था? कड़ियों को जोड़ने के बाद साहिल को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था। वह और कॉर्नेलियस, जिसे उसने अभी मारा था, एक ही परिवार से थे, जो लाइटफुट परिवार था। कितनी छोटी दुनिया है। मैंने अभी अभी दूसरे उत्तराधिकारी को मारा और अब मैं पहले उत्तराधिकारी से टकरा गया। ऐसा लगता है कि वह मुझे जाने भी नहीं देना चाहता। वे वाकई परिवार से ही हैं। वे दोनों बहुत दबंग हैं। जब साहिल ने सोचा कि कैसे आर्किमिडीज उसके आते ही उसके पास आ गया तो उसका दिल थोड़ा हिल गया। क्या कॉर्नेलियस की हत्या का पता चल गया है और अब वह यहाँ बदला लेने आया है? इसके बारे में सोचने के बाद ये संभावना कम थी। अगर लाइटफुट परिवार जानता होता कि साहिल ही कॉर्नेलियस का हत्यारा है और यहाँ तक कि यह भी पता लगा सकता था कि हत्या कहाँ हुई थी, तो वे केवल 2 लोगों को नहीं भेजते। उनमें से एक तो परिवार का उत्तराधिकारी भी था। क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं आर्किमिडीज को भी मार दूंगा? अंत में मैंने कॉर्नेलियस के आसपास के 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार डाला। लाइटफुट परिवार यह गारंटी कैसे देगा कि एक लेट सॉवरन रैंकर मुझे मार सकता है? साफ तौर पर यह अनुचित था। अगर लाइटफुट परिवार को पहले से ही पुष्टि हो जाती कि हत्यारा कौन है, तो वे बहुत शक्ति इकट्ठा करते और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ उसे दबा देते। एक बड़ा परिवार इसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। वे कॉर्नेलियस का बदला लेंगे और साथ ही दूसरों को डराने के लिए अपने परिवार की शक्ति दिखाएंगे। तो आर्किमिडीज का यहाँ होना महज एक इत्तेफाक है। वह यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आया है। जब साहिल ने ये सोचा तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लाइटफुट परिवार को पता चल जाएगा कि उसने कॉर्नेलियस को मारा है। चूंकि उसने कॉर्नेलियस को मार डाला था, साहिल लाइटफुट परिवार का दुश्मन बनने के लिए तैयार था। उसे इस बात की चिंता थी कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसका पता चल जाएगा। साहिल शायद आर्किमिडीज के बगल वाले बूढ़े लेट सॉवरन रैंकर को नहीं हरा पाए, लेकिन वह डरेगा नहीं। हालांकि अगर वे लड़ना शुरू कर देते तो साहिल निश्चित रूप से उस ऑक्शन से चूक जाता जिस पर उसने अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थीं और जिसके लिए उसने बहुत लंबे समय से तैयारी की थी। अगर वह ऑक्शन चूक गया तो वह लाविश पॉइंट्स पाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो साहिल फिलहाल अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। वह इसे चाहे कुछ भी हो जाए स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा लाइटफुट परिवार उसका पीछा करेगा और उसे मार डालेगा। साहिल अभी केवल एक मिड सॉवरन रैंकर था, इसलिए उसकी दिमागी शक्ति और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की मदद के साथ भी यह एक पीक सॉवरन रैंकर या यहाँ तक कि एक पार्शल सेंट को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भले ही लाइटफुट परिवार के पास सेंट्स न हो, साहिल सुरक्षित रूप से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट से नहीं बच पाएगा। इसलिए ऑक्शन साहिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर कुछ नहीं हुआ तो साहिल ऑक्शन के बाद एक पार्शल सेंट बन जाएगा। उस समय अगर सेंट्स नहीं आए तो साहिल के पास पूरे लाइटफुट परिवार को खत्म करने की शक्ति होगी। इसके अलावा सेंट्स लापरवाही से दिखाई नहीं देंगे। जब तक साहिल यह नहीं दिखा देता कि उसके पास सेंट रेल्म के नीचे के सभी लोगों को कुचलने की शक्ति है, तब तक लाइटफुट परिवार अपने सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर्स को बाहर आने के लिए नहीं कहेगा। यदि नहीं तो यह राय का पहाड़ बनाने जैसा होगा और यह भी दिखाएगा कि लाइटफुट परिवार कितना कमजोर था। अध्याय 1710। इस तरह साहिल स्थिति के आधार पर लड़ सकता था या पीछे हट सकता था और धीरे धीरे लाइटफुट परिवार के साथ निपटना जारी रख सकता था। वह जितना अधिक विलंब करेगा उसका लाभ उतना ही अधिक होगा। साहिल को शांत करने के लिए उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंधे। उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अभी आर्किमिडीज के साथ उसका कोई विवाद न हो। उसे जाने का रास्ता सोचना चाहिए और फिर ऑक्शन में सुरक्षित रूप से भाग लेने के बाद फैसला करना चाहिए। उसके आसपास की चर्चा शांत होने के बाद साहिल ने कहा, मेरे मास्टर और मैं पूरे समय एकांत में रह रहे हैं और मुझे हाल ही में बाहर जाने दिया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह आपके परिवार को जानते होंगे। एकांत में कहाँ? आर्किमिडीज ने उत्सुकता से पूछा। मुझे खेद है, यह मेरे और मेरे मास्टर के बीच का रहस्य है। मैं आपको नहीं बता सकता। क्या ये कोई रहस्य है या आप मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखा रहे हैं? जो भी हो, मुझे जाना है, इसलिए कृपया रास्ते से हट जाए। क्या होगा अगर मैं न हटूं? आर्किमिडीज ने उपहास करते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? क्या बड़े परिवारों के सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं? क्या आप सभी को बिना किसी बात के कुछ बनाना पसंद है? साहिल को गुस्सा आने लगा। वह आर्किमिडीज के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था ताकि बाद में ऑक्शन पर कोई असर न पड़े। हालांकि वह दूसरे पक्ष को अपने लिए परेशानी पैदा करने से नहीं रोक सका।
अगर वह पीछे हटता रहा तो इससे दूसरा पक्ष और दबाव बनाना जारी रखेगा। उनके तीखे झगड़े ने उनके आसपास के दर्शकों के चेहरों पर उत्साहित भाव ला दिए। हर किसी को ड्रामा पसंद था। ये बेहतर होगा यदि यह बढ़ जाए और यह सबसे अच्छा होगा यदि वे लड़ सकें, ताकि हर किसी के पास देखने के लिए कुछ दिलचस्प हो। लाइटफुट परिवार के सदस्य की बहस अभी की बहस से ज़्यादा दिलचस्प थी। वे एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे। इस समय एमन ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वह इतने सालों तक हेवनली सेक्ट में शामिल रहा और उसने सोचा कि उसके चचेरे भाई शायद बड़े हो गए होंगे। हालांकि वे पहले से कहीं ज़्यादा अहंकारी थे। मुख्य बात यह थी कि वे मूर्ख थे और माहौल को पढ़ना नहीं जानते थे। अगर आर्किमिडीज समय पर नहीं आता और बहस को बढ़ने से नहीं रोकता तो लड़ाई छिड़ने पर दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता। अगर उन्होंने गलती से एंजेलिका को चोट पहुंचा दी तो मैं मास्टर को क्या समझाऊंगा। एमन ने कसम खाई कि अगली बार जब वह यहाँ आएगा तो उन दो मूर्खों से संपर्क नहीं करेगा। यदि नहीं तो वे उसकी मौत का कारण बनेंगे। आर्किमिडीज साहिल की बात से पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। वह परिवार का उत्तराधिकारी था, तो एक उपद्रवी की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके अलावा इतने सारे लोग घूर रहे थे। बदमाश, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वाइन का जार और अपनी पीठ पर लकड़ी का डिब्बा यहीं छोड़ना होगा। अन्यथा इस जगह से बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। ये सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट है, वह पुराना विकास वन नहीं जहां तुम एकांत में रहते थे। मेरा अपमान करने के बाद कोई भी सुरक्षित रूप से नहीं जा सकता। पहली बार जब आर्किमिडीज की नज़र साहिल पर पड़ी तो उसे लगा कि यह बच्चा खास है। हर कोई उस पर केंद्रित था, लेकिन साहिल अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसके अलावा आर्किमिडीज के उसके करीब आने के बाद उसे इस बच्चे से बेवजह एक बहुत ही घिनौनी ऊर्जा महसूस हुई। उसे खून जैसी गंध आई। यह एक घृणा थी जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से आई थी, जिससे आर्किमिडीज का मन साहिल को वहीं मार देने का करने लगा। जैसे कि वह केवल उसी तरह घृणा को रोक सके। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो आर्किमिडीज साहिल को मारने से खुद को नहीं रोक पाता। हकीकत में ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल के हाथों पर लाइटफुट के एक प्रत्यक्ष वंशज का खून था। अगर लाइटफुट परिवार के सेंट रेल्म ग्रैंडमास्टर्स आर्किमिडीज के नहीं बल्कि साहिल के सामने होते तो वे एक नज़र में बता सकते थे कि साहिल ने एक प्रत्यक्ष वंशज को मारा है। जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति सेंट बन जाता है तो उनकी रक्त वाहिकाओं में कुछ बदलाव आते हैं। कोई भी जो इस तरह के परिवार में प्रत्यक्ष वंशज को मारता है उसके ऊपर खून की हल्की गंध रह जाती है। ये समय बीतने के साथ ही गायब होगी। हालांकि केवल एक ही परिवार के लोग खून को महसूस कर सकते थे और उन्हें ऐसा करने के लिए हत्यारे के करीब जाना पड़ता था। सेंट्स के लिए वे इसे दूर से भी महसूस कर सकते थे। वे जितने शक्तिशाली होंगे वे इसे उतना ही मजबूती से महसूस करेंगे। आर्किमिडीज और कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। इस प्रकार आर्किमिडीज को साहिल के आसपास होने पर यह महसूस हुआ क्योंकि बाद वाले ने कुछ समय पहले ही कॉर्नेलियस को मारा था। हालांकि आर्किमिडीज अभी छोटा था, इसलिए वह इसका कारण नहीं जानता था। दूसरी ओर बर्नार्ड, जो उसके बगल में खड़ा था, कुछ भी महसूस नहीं कर सका क्योंकि वह परिवार का केवल एक संपार्श्विक रिश्तेदार था। अध्याय 1711। साहिल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने कॉर्नेलियस की हत्या के लिए खुद को लगभग उजागर कर दिया था। अन्य लोग खून की गंध का पता नहीं लगा सकते थे। आर्किमिडीज के बेहद दबंग शब्दों ने साहिल को यह समझा दिया कि वह यहाँ मुसीबत पैदा करने के लिए आया है। भले ही साहिल पीछे हट जाता, आर्किमिडीज उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसके अलावा साहिल कभी भी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड और एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को नहीं सौंपेगा। साहिल उन चीज़ों को कभी नहीं सौंपेगा, भले ही उसे अपनी ताकत दिखानी पड़े और उस बूढ़े लेट सॉवरन रैंकर से लड़ना पड़े। रास्ते से हट जाओ, साहिल ने गहरी आवाज में कहा। वह दूसरे पक्ष के साथ बकवास करने के मूड में नहीं था। आर्किमिडीज ने साहिल की बात को अनसुना कर दिया। वह साहिल को जाने से रोकने के लिए उसके सामने खड़ा रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और माहौल तनावपूर्ण होता गया। आसपास के दर्शकों के चेहरों पर उत्साह के भाव थे। वे आखिरकार लड़ने जा रहे हैं। साथ ही वे अपने मन में बड़बड़ाए, बच्चे इतने डरपोक मत बनो, उसे मजा चखा दो। तो क्या हुआ अगर वे लाइटफुट परिवार से थे? चाहे वे कितने भी असाधारण क्यों न हो, फिर भी किसी ने उनके दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस की हत्या कर दी और फिर भी हत्यारे का कहीं पता नहीं चला। किसी को इन बड़े परिवारों के विस्मयकारी अधिकार को चुनौती देनी चाहिए ताकि वे हर समय इस तरह अकड़कर चलना बंद कर दें जैसे कि वे उस जगह के मालिक हों। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रास्ते से नहीं हटोगे? साहिल ने फिर से पूछा। इस क्षण वह गुस्से में आग बबूला होने की कगार पर था। क्या होगा अगर मैं न हटूं? आर्किमिडीज ने लापरवाही से पूछा। वह साहिल की बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। साहिल ने अपना दाहिना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट निकला। बूम! साहिल को केंद्र मानकर पूरे कमरे में एक बगिनर सॉवरन रैंक ऊर्जा फैल गई।
टैवन की पूरी 9वीं मंजिल इस तरह हिल गई जैसे वह किसी तूफान के केंद्र में हो। अगर साहिल ने इसे समय रहते नहीं रोका होता तो वह जगह ढह जाती। आर्किमिडीज केवल एक पार्शियल सॉवरन रैंक का था और साहिल उसे निशाना बना रहा था। इसलिए उसकी तीव्र ऊर्जा के तहत वह समुद्र के बीच में एक छोटी नाव की तरह था जिसे लहरें किसी भी सेकंड निगल लेंगी। धप धप धप। आर्किमिडीज पीछे हटने को मजबूर हो गया। वह आखिरकार तब रुका जब बर्नर्ड होश में आया और उसने उसे जल्दी से पकड़ लिया। अगर बर्नर्ड ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो आर्किमिडीज साहिल की ऊर्जा से 9वीं मंजिल से बाहर फेंक दिया गया होता। जहां तक अन्य सॉवरन रैंकर्स की बात है, उन्होंने साहिल द्वारा अपनी ताकत दिखाने के बाद अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की। साहिल द्वारा आर्किमिडीज को पीछे धकेलने के बाद वह आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसके सामने अब कोई बाधा नहीं थी। साहिल सीढ़ियों तक पहुंच गया, तब तक 9वीं मंजिल फिर से शांत हो गई। अंकल बर्नर्ड, उसे पकड़ो, मैं उसकी हड्डियां कुचलना चाहता हूं। आर्किमिडीज गुस्से में चिल्लाया। इस क्षण उसका चेहरा एक साथ पीला और काला पड़ गया था। वह साफ तौर पर आग बबूला था। उसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतना छोटा दिखने वाला कोई व्यक्ति इतनी बड़ी ताकत रखेगा। उसने जो ऊर्जा दिखाई वह सॉवरन रैंक की थी। किसी को यह जानना होगा कि उसके जैसा लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी केवल एक पार्शियल सॉवरन रैंक का था। भले ही वह सॉवरन रैंक से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उसके सामने ये बदमाश कितने साल का था? आर्किमिडीज के पास इन सब की परवाह करने का समय नहीं था। भले ही इस बच्चे का मास्टर एक सेंट हो, फिर भी उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लाइटफुट परिवार के पास भी सेंट्स थे। इसके अलावा जिंजर परिवार लाइटफुट परिवार का समर्थन कर रहा था। वह 6 शीर्ष ताकतों में सबसे मजबूत परिवार था। इस बीच आर्किमिडीज के कहने के तुरंत बाद बर्नर्ड ने कार्रवाई कर दी थी। कॉर्नेलियस के संरक्षक के रूप में जो कई वर्षों से उनके साथ था, बर्नर्ड अपने मास्टर के स्वभाव को जानता था। अब जब उन्हें इतनी बड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा था तो वह उस बच्चे को कभी नहीं जाने देंगे। अध्याय 1712। आर्किमिडीज को सौंपने से पहले बर्नर्ड उसे पकड़ने के लिए जल्दी से साहिल के पास पहुंचा। उसके लिए साहिल केवल एक बिगिनर सॉवरन रैंक का था। भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली था, फिर भी वह अभी विकसित नहीं हुआ था। शायद अगर उसे और समय दिया जाता तो उसका भविष्य उज्ज्वल होता। दुर्भाग्य से उसे वह मौका नहीं मिलेगा। एक बिगिनर सॉवरन रैंकर एक लेट सॉवरन रैंकर के हाथों से नहीं बच सकता था। क्या एक मृत जीनियस को अभी भी जीनियस माना जाएगा? साहिल सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाला था कि बर्नर्ड पीछे से उसके पास आ रहा था। साहिल को यह जानने के लिए पीछे देखने की जरूरत नहीं थी कि वह बूढ़ा लेट सॉवरन रैंकर ही था जो उस पर हमला कर रहा था। आमतौर पर साहिल को अपनी ताकत की सीमा का परीक्षण करने के लिए बिना किसी संयम के लेट सॉवरन रैंकर से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि वह आज ऐसा नहीं कर सका क्योंकि साहिल नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना हो। ये ऑक्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। साहिल मुड़ा नहीं और उसने तुरंत अपनी पीठ से अपनी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड निकाल ली। म्यान की दरारों से सघन भेदने वाली ऊर्जा निकली। उनमें से कुछ का उपयोग बर्नर्ड को रोकने के लिए किया गया था, जबकि बाकी मुड़कर सीधे आर्किमिडीज की ओर गईं। अगर साहिल इस बूढ़े आदमी को रोकना चाहता था तो सबसे अच्छा तरीका सीधे आर्किमिडीज पर हमला करना था। बर्नर्ड तलवार से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। जिस चीज ने उसे चौंका दिया वह ऊर्जा की तीक्ष्णता थी। उसके जैसे एक लेट सॉवरन रैंकर को भी इस ऊर्जा के सामने अपनी त्वचा पर दर्द महसूस हो रहा था। वह ऊर्जा को अपने शरीर को छूने नहीं दे सकता था। बर्नर्ड ने अपना हाथ हिलाया और अपनी शक्ति से तलवार की ऊर्जा को अपनी ओर आने से रोक दिया। भगवान का शुक्र है, भले ही ऊर्जा भेदने वाली थी, लेकिन इसे चलाने वाला बहुत शक्तिशाली नहीं था। अन्यथा ये बहुत खतरनाक होता। जैसे ही बर्नर्ड राहत की सांस ले रहा था, वह अचानक चौंक गया। ओह नहीं, मास्टर आकी खतरे में हैं। अगर ऊर्जा ने मास्टर आकी को छुआ तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बर्नर्ड कांप उठा और उसके पास साहिल की परवाह करने का समय नहीं था। उसका शरीर जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और फिर आर्किमिडीज के बगल में फिर से प्रकट हुआ। इस समय आर्किमिडीज डर के मारे सुन्न हो गया था। भेदने वाली ऊर्जा की अनगिनत मात्रा ने उसे घेर लिया था। वह ऊर्जा से मौत के खतरे को महसूस कर सकता था। यह कोई मजाक नहीं था और वह वास्तव में मौत के खतरे में था। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आसमान के नीचे की हर चीज को काट सकती थी, तो यह मजाक कैसे हो सकता था? भले ही इसने एक सेंट पर वार किया होता, फिर भी यह एक सेंट के शरीर को आसानी से फाड़ देती। आर्किमिडीज इस जमीन पर बेजान खड़ा था। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था और उसके पैरों के नीचे एक पोखर बन गया था। वह इतने सालों से रह रहा था और यह पहली बार था जब वह मौत के इतने करीब था। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। बर्नर्ड अपने मास्टर के पास आया और अपना पैर पटका। उसकी अपनी ऊर्जा फैल गई और उनके चारों ओर तलवार की ऊर्जा को पीछे हटा दिया। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से निकलने वाली ऊर्जा के साहिल का मार्गदर्शन खोने के बाद वे हवा में गायब हो गईं।
तलवार की ऊर्जा के साथ मौत का खतरा भी गायब हो गया। आर्किमिडीज जल्द ही धीरे धीरे हकीकत में वापस आ गया। उसकी निगाहें तुरंत सीढ़ियों पर खड़े साहिल की ओर मुड़ीं। दुर्भाग्य से साहिल बहुत पहले जा चुका था। अंकल बर्नर्ड, वह बच्चा कहाँ है? आर्किमिडीज ने काले भाव के साथ पूछा। मास्टर आकी, वह चला गया, बर्नर्ड ने उत्तर दिया। जब वह आर्किमिडीज को बचाने के लिए वापस आया, बर्नर्ड ने पहले ही महसूस कर लिया था कि साहिल चला गया है। उस समय उसके पास साहिल को रोकने का समय नहीं था। साहिल आर्किमिडीज पर हमला कर रहा था ताकि बर्नर्ड को रोका जा सके और वह भाग सके। वह वास्तव में आर्किमिडीज पर हमला नहीं करना चाहता था। यदि नहीं, तो आर्किमिडीज गंभीर रूप से घायल हो गया होता, भले ही वह जीवित बच जाता। अध्याय 1713। ये कैसी गंध है? ये बदबू मार रहा है। आर्किमिडीज को अचानक पेशाब की तीखी गंध आए और उसने जल्दी से अपनी नाक सिकोड़ ली। फिर उसने गंध के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा। अंत में जब उसने नीचे देखा तो उसने अपने पैरों के नीचे पोखर देखा। क्या ये मेरा है? फिर उसने सभी के चौंके हुए चेहरे देखने के लिए अपना सिर उठाया। आर्किमिडीज का चेहरा सफेद पड़ गया। वह लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी और परिवार का भावी प्रमुख था। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने एक अनजान बदमाश से डरकर उसकी पैंट गीली हो गई। इस क्षण आर्किमिडीज के दिल की शिकायत और गुस्सा सीधे उसके सिर पर चढ़ गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह लड़खड़ाने के बाद लगभग बेहोश ही हो गया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक बार जब इसकी खबर बाहर निकल गई तो उसके पास लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी बनने के लिए चेहरा कैसे बचेगा? उसका परिवार उसे कैसे देखेगा? बाहरी लोग उसे कैसे देखेंगे? यह न केवल उसके लिए शर्मिंदगी लाएगा, बल्कि इससे पूरे लाइटफुट परिवार की भी बदनामी होगी। भले ही वह भविष्य में परिवार का प्रमुख बन जाए या एक सेक्रेट सेंट भी, उसकी पैंट गीली होने की सच्चाई कभी नहीं मिटेगी। ये हमेशा उसका पीछा करेगी और उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? आर्किमिडीज ने घबराहट में सोचा। अगर इसकी खबर बाहर निकली तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आर्किमिडीज मौके पर मौजूद सभी लोगों को मार डालना चाहता था और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। उस तरह आज जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हालांकि उसने एक सेकंड के बाद इस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं था कि आर्किमिडीज को अपने जमीर का पछतावा था और वह ऐसा नहीं कर सका। हालांकि बर्नर्ड केवल एक लेट सॉवरन रैंकर था, इसलिए उसके लिए मौके पर मौजूद इतने सारे बिगिनर सॉवरन रैंकर्स और 2 मिड सॉवरन रैंकर्स को चुपचाप मारना असंभव था। इसके अलावा ये जगह ट्रेजर ट्रोव के बहुत करीब थी। अगर ट्रेजर ट्रोव सतर्क हो गया तो कल पूरे सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में उसकी पैंट गीली होने की खबर फैल जाएगी। फिर ये स्टार्क किंगडम में भी फैल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह शहर में गपशप का ताज़ा हिस्सा बन जाएगा। आर्किमिडीज ऐसा कभी नहीं होने देगा। साहिल ने आर्किमिडीज को पीछे हटने के लिए मजबूर करने, अपनी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की ऊर्जा छोड़ने और भागने के लिए बहुत कम समय लिया। अब 9वीं मंजिल पर हर कोई अभी भी सदमे में था। जिस युवक को उन्होंने सबसे नगण्य और कमजोर समझा था, वह न केवल लाइटफुट परिवार के लेट सॉवरन रैंकर के हाथों से बच निकला, बल्कि उसने लाइटफुट परिवार के पहले उत्तराधिकारी को इतना डरा दिया कि उसकी पैंट गीली हो गई। उसने मौके पर मौजूद सभी लोगों के विश्वदृष्टि को चुनौती दी थी। लाइटफुट परिवार इतना बड़ा परिवार था। वे स्टार्क किंगडम में भी शीर्ष क्रम पर थे, सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उनका पहला उत्तराधिकारी और भावी प्रमुख इतना डरपोक था, अगर इसकी खबर बाहर निकली तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। साथ ही हर कोई इस बात पर विलाप कर रहा था कि साहिल कितना मजबूत था। भले ही तलवार की ऊर्जा ने उन्हें निशाना नहीं बनाया, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि यह कितना खतरनाक था। अगर यह एक बड़े परिवार के पहले उत्तराधिकारी को डराकर उसकी पैंट गीली करवा सकता था, तो यह निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। मौके पर मौजूद कुछ युवतियां साहिल को जाते हुए बेजान होकर देख रही थीं। उन्हें पछतावा महसूस हो रहा था। अगर उन्हें पता होता कि साहिल कितना मजबूत है तो वे उसके पास जाती और उसके साथ फ्लर्ट करतीं। हालांकि वह अब चला गया था और उन्हें उसका नाम तक नहीं मिला, उसके कॉन्टैक्ट विवरण तो दूर की बात है। वे उसे कहाँ ढूंढने जाएंगी? कितने अफसोस की बात है। एंजेलिका डॉल्चे, जो एमन की जूनियर थी और उसके बगल में बैठी थी, सीढ़ियों की ओर घूरती रही। उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। उसने अपने दिल के अंदर बुदबुदाया, ये व्यक्ति कितना हैंडसम और कितना शक्तिशाली है। मैं उसे जानना चाहती हूँ और उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। इस समय साहिल बहुत पहले जा चुका था। अध्याय 1714। चूंकि वह भागने की जल्दी में था, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे क्या हुआ। अगर वह बूढ़ा लेट सॉवरन रैंकर उसे परेशान करने लगता तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। साहिल ऑक्शन के बाद अपनी ताकत बढ़ा लेगा। अगर आर्किमिडीज ने उसे और परेशान करने की हिम्मत की तो साहिल को उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
किसी भी मामले में वह पहले ही दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस को मार चुका था और वह लाइटफुट परिवार के साथ कभी अच्छे संबंधों में नहीं लौटेगा, इसलिए यदि वह एक और को मार दे तो ठीक रहेगा। साहिल ने समय देखा और देखा कि अभी भी 1 घंटा बचा है। साहिल प्रतीक्षा करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढना चाहता था ताकि फिर से कुछ न हो जाए। इस प्रकार वह सीधे ट्रेजर ट्रोव के ऑक्शन वेन्यू की ओर चल दिया। ये ऑक्शन ट्रेजर ट्रोव का बड़ा आयोजन था। इसका उद्देश्य अपने कुछ पुराने ग्राहकों को वापस पाना था। चूंकि उन्होंने इसकी तैयारी के लिए बहुत समय लिया था, उन्होंने बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित किया, इसे अतिरिक्त बड़ा बनाया और अपने बहुत सारे कीमती खजाने तैयार किए। ट्रेजर ट्रोव ने इसमें काफ़ी मेहनत की थी। उन्हें अपनी पिछली प्रतिष्ठा वापस पानी थी। जब साहिल पहुंचा तो लोग अपने आमंत्रणों के साथ वेन्यू में प्रवेश कर रहे थे। जब लोग वहां प्रवेश कर रहे थे तो वह क्यों झिझके। इसके साथ ही वह प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया। सर, कृपया हमें अपना आमंत्रण कार्ड दिखाएं। साहिल ने वह आमंत्रण कार्ड थमा दिया जो मिक ने उसे दिया था। गार्ड द्वारा उसे देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने साहिल को कार्ड वापस कर दिया और विनम्रता से कहा, कृपया अंदर जाए सर। साथ ही उसने एक इशारा भी किया। कार्ड वापस लेने के बाद साहिल ऑक्शन शुरू होने का इंतजार करने के लिए वेन्यू के अंदर चला गया। दूसरी ओर आर्किमिडीज ने देखा कि वह वही था जिसने वह तीखा तरल छोड़ा था। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह भी इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली हो गई। वह हकीकत को स्वीकार नहीं कर सका। वह मौके पर मौजूद सभी लोगों को मार डालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इस प्रकार वह केवल दांत पीसते हुए कह सका, अगर यहाँ किसी ने भी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो उन्हें मेरे परिवार के अंतहीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा जब तक कि उनका पूरा वंश समाप्त न हो जाए। फिर बर्नर्ड ने मौके पर मौजूद सभी को डराने के लिए अपनी लेट सॉवरन रैंक ऊर्जा जारी की। चिंता न करें मास्टर आर्किमिडीज, हम आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो आज मास्टर आर्किमिडीज को देखा तक नहीं। सभी ने कहा, अगर आज जो हुआ उसकी खबर बाहर निकली तो ये दुनिया हिला देने वाली खबर होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे लाइटफुट परिवार को नाराज करते तो वे सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पर कैसे जीवित रहते। जब आर्किमिडीज ऊपर आया तो वह मौके पर सबसे चमकदार आदमी था। 9वीं मंजिल पर युवतियां उस पर जिज्ञासु नजरें डाल रही थीं। जब उन्हें पता चला कि आर्किमिडीज कौन है तो उनकी जिज्ञासा प्रशंसा में बदल गई। अब वे उसे केवल घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। वह एक बड़े परिवार का पहला उत्तराधिकारी था और परिवार का भावी प्रमुख भी था, लेकिन एक अनजान बच्चे से डरकर उसकी पैंट गीली हो गई। वह चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह अब उस तथ्य को कभी नहीं बदल सकता था। उसके जैसा व्यक्ति कभी उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाएगा। भले ही उन्होंने आर्किमिडीज के अत्याचारी दुर्व्यवहार और दबाव के कारण कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और अपनी नाक सिकोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे पहले से ही उसके प्रति तिरस्कार महसूस कर रहे थे। इसके विपरीत वे साहिल के और भी शौकीन हो गए। वह बच्चा न केवल हैंडसम था, बल्कि वह इतना शक्तिशाली भी था कि वह डरावना था। आर्किमिडीज द्वारा कमरे में ये बताने के बाद भी कि वह लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी है, साहिल डरा नहीं। साथ ही वह एक लेट सॉवरन रैंकर द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद भी बेदाग निकलने में कामयाब रहा। फिर आर्किमिडीज को इतना डरा दिया कि उसकी पैंट गीली हो गई। हर कोई ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। अध्याय 1715। 9वीं मंजिल पर मौजूद हर कोई जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्किमिडीज ने जो पोकर छोड़ा था वह बहुत तीखा था। किसी ने अपनी नाक ढकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल दुर्गंध को सहन कर सके। वे चिंतित थे कि वे आर्किमिडीज को उकसाएंगे और खुद को मार डालेंगे। अगर लाइटफुट परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें मार दिया तो वे कभी भी न्याय के लिए अपील नहीं कर पाएंगे। उनके परिवार विनाश के जोखिम पर उनके लिए ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आर्किमिडीज के बोलने से पहले किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। 9वीं मंजिल पर भयानक सन्नाटा छा गया। वहां एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद आर्किमिडीज ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा था। यदि नहीं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। यह न सोचें कि अगर आप मेरी पीठ पीछे कुछ गंदी चालें चलते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ आप सभी को देखूंगा और अगर इसकी खबर बाहर निकली तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे परिवार ने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, आज जो हुआ वह सिर्फ इससे संबंधित नहीं है, यह मेरे पूरे परिवार से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि अगर बात बाहर निकली तो ये कितना गंभीर होगा। ये कहने के बाद आर्किमिडीज ने सभी की ओर देखा जैसे कि वह उनके चेहरे याद रखना चाहता हो। जिनकी ओर उसने देखा उन्होंने अनजाने में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आर्किमिडीज ने कहा, अंकल बर्नर्ड, चलो। जल्द ही वह बर्नर्ड से एक कदम आगे निकल गया जबकि बर्नर्ड उसके पीछे पीछे चला।
आर्किमिडीज के 9वीं मंजिल से जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। लाइटफुट परिवार के पहले उत्तराधिकारी और एक लेट सॉवरन रैंकर के आसपास होना काफी तनावपूर्ण था। हर कोई जानता था कि अगर उनके आसपास कम लोग होते या उनके पास इतने सॉवरन रैंकर्स नहीं होते तो आज चीजें बुरी तरह समाप्त होतीं। आर्किमिडीज ने पहले ही मारने का इरादा दिखा दिया था और वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कमरे में मौजूद सभी को मार डालना चाहता होगा कि इसकी कोई खबर बाहर न निकले। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि उसने वह विचार छोड़ दिया। अगर उसके साथ एक और लेट सॉवरन रैंकर होता तो उसने किसी को नहीं छोड़ा होता। जल्द ही मिड सॉवरन रैंकर्स में से एक खड़ा हुआ और कहा, सब लोग, हम सभी जानते हैं कि लाइटफुट परिवार किस तरह का परिवार है। न केवल वे स्प्लेंडर को नियंत्रित करते हैं, जो टॉप 5 ट्रेडिंग कंपनियों में से एक है और उनके पास बेशुमार धन है, बल्कि उनके पीछे जिंजर परिवार जैसा एक विशालकाय परिवार भी है। इसलिए हम उन्हें नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कृपया आज जो हुआ उसे एक रहस्य रखें। यदि नहीं तो हर कोई मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर आप में से कोई मौत को दावत देना चाहता है तो दूसरों को इसमें न फंसाएं। वह सही कह रहा है। मास्टर आर्किमिडीज लाइटफुट परिवार के पहले उत्तराधिकारी हैं और वह परिवार के भावी प्रमुख होंगे, इसलिए वह लाइटफुट परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ ही दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस की हाल ही में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई और उन्हें अभी तक हत्यारा नहीं मिला है। लाइटफुट परिवार के पास अपना गुस्सा निकालने की जगह नहीं है, इसलिए अगर अब कोई उन्हें उकसाता है तो वे निश्चित रूप से टुकड़ों में कुचल दिए जाएंगे और उनका परिवार भी इसमें फंस जाएगा। इसलिए कृपया अपनी जुबान पर काबू रखें, एक बिगिनर सॉवरन रैंकर ने जोड़ा। यह आपके जीवन से संबंधित है और आप मूर्ख नहीं हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। आज जो हुआ उसे एक रहस्य रखें और किसी को न बताएं, चाहे उनके साथ आपका रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो। एक बार जब यह उजागर हो गया और लाइटफुट परिवार क्रोधित हो गया तो कोई भी इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाएगा, एक अन्य मिड सॉवरन रैंकर ने भी कहा। यह व्यक्ति उस युवक का बुजुर्ग था जो अभी लुई से लड़ा था। चूंकि 2 मिड सॉवरन रैंकर्स ने बात की थी, इसलिए हर कोई वादा करने लगा कि वे जो कुछ हुआ उसका एक शब्द भी नहीं कहेंगे। सभी के वादा करने के बाद वे चले गए। इसने गारंटी दी कि आज जो हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आखिरकार यह उनके और उनके परिवारों के जीवन से संबंधित था। वे लाइटफुट परिवार को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस समय एंजेलिका अचानक खड़ी हुई और कहा, सब लोग, मुझे कुछ कहना है लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उचित है या नहीं। जो कहना चाहती हो कहो प्यारी। मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए अगर कुछ होता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट विवरण लेने चाहिए। अगर कुछ होता है तो संवाद करना और संपर्क में रहना आसान होगा, या हम एक दूसरे को पहले से चेतावनी भी दे सकते हैं। आप सभी क्या सोचते हैं? एंजेलिका ने पूछा। अध्याय 1716। उसके शब्दों ने मौके पर मौजूद अधिकांश लोगों को याद दिलाया, विशेष रूप से सॉवरन रैंकर्स को। वे सभी इस जगह को छोड़ने की जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। वे इस जगह को जीवित क्यों छोड़ सके? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आर्किमिडीज दयालु था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। क्या आर्किमिडीज अपने परिवार में वापस जाने और पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद यहाँ मौजूद सभी को चुपचाप मार डालेगा? मरे हुए लोग कहानी नहीं सुनाते। यह न केवल संभव था कि आर्किमिडीज ऐसा करेगा, बल्कि उसके ऐसा करने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर हर कोई अपने कॉन्टैक्ट विवरण साझा किए बिना चला गया तो आर्किमिडीज के लिए उन्हें गुप्त रूप से मारना आसान होगा। यदि उनके पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट होते तो ऐसा नहीं होता। एक बार जब आर्किमिडीज ने कुछ किया तो वे एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे और फिर बात बाहर फैला सकते थे। अगर आर्किमिडीज को इसके बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्किमिडीज को रोकने का यह सबसे अच्छा तरीका था। एंजेलिका की बातों ने यहाँ मौजूद सभी लोगों की बहुत मदद की। बेशक वह खुद की भी मदद कर रही थी। प्यारी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? पुराने मिड सॉवरन रैंकर्स में से एक ने पूछा। पुराने श्रीमान, मेरा नाम एंजेलिका डॉल्चे है और मैं हेवनली सेक्ट से हूँ, एंजेलिका ने उत्तर दिया। हेवनली सेक्ट? तुम्हारा मतलब वेस्ट सैंड गैलेक्सी वाले से है? बूढ़े आदमी ने विचार किया और पूछा। हाँ, क्या आप हेवनली सेक्ट के बारे में जानते हैं? बेशक, मैं उस जगह से गुजरा हूँ और आप लोगों के बारे में सुना है। अगर आप अगली बार वेस्ट सैंड से गुजरें तो आपको हेवनली सेक्ट देखने जरूर आना होगा, एंजेलिका ने आमंत्रित किया। चूंकि तुमने मुझे आमंत्रित किया है, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। तो ये तय रहा। मिस एंजेलिका, अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी हेवनली सेक्ट देखने जाऊंगा। क्या आप मेरा स्वागत करेंगी? एक हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के बिगिनर सॉवरन रैंकर ने पूछा। बेशक, कृपया जरूर आएं, एंजेलिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है,
ये तय रहा, मैं निश्चित रूप से हेवनली सेक्ट देखने जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि किस परिवार ने तुम्हारे जैसी प्यारी बच्ची को पाला है, हट्टा कट्टा आदमी ठहाका मारकर बोला। लुई के साथ बहस करने वाले लोगों के अलावा बाकी सभी ने कहा कि मौका मिलने पर वे हेवनली सेक्ट देखने जाना चाहते हैं। एंजेलिका तुरंत सबकी चहेती बन गई। उसने अभी जो कहा वह सभी के लिए बहुत उपयोगी था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसने सभी की जान बचाई होगी। इससे हर कोई उसे और भी पसंद करने लगा। दो पुराने बिगिनर सॉवरन रैंकर्स ने एंजेलिका की सराहना में अपने अंगूठे ऊपर किए। कुछ शिष्टाचार और अपने कॉन्टैक्ट साझा करने के बाद सब चले गए। जहां तक उन्होंने ऐसा क्यों किया, हर कोई इसके बारे में गहराई से जागरूक था। अध्याय 1717। आर्किमिडीज टैवर्न से कुछ ही दूर एक सुनसान कोने में बर्नार्ड का इंतजार कर रहा था। जाने के बाद वे ज्यादा दूर नहीं गए। इसके बजाय आर्किमिडीज ने बर्नार्ड को ये देखने के लिए वापस भेजा कि लोग क्या कहेंगे। आर्किमिडीज ने वास्तव में इसके बाद उन्हें एक एक करके मारने की योजना बनाई थी। यदि वे नहीं मरते तो वह कभी चैन से नहीं बैठ पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी उपलब्धियां कितनी ऊंची थीं या वह कितना शक्तिशाली हो गया था। हर कोई जिसने उसे अपनी पैंट गीली करते देखा था, वह आर्किमिडीज के दिल में गड़ी हुई कील की तरह था। वह बिना किसी चिंता के खा या सो नहीं पाएगा। वह उन सभी कीलों से छुटकारा पाने के बाद ही बिना किसी चिंता के जो चाहे कर सकता था। हालांकि शर्त यह थी कि वह उन लोगों को मरने से पहले आज जो हुआ उसे लीक न करने दे। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे अपना मुंह बंद रखें और फिर धीरे धीरे उनसे छुटकारा पाना था। बर्नार्ड एक लेट सॉवरन रैंकर था, इसलिए यदि वह चुपचाप वापस जाता तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। यहां तक कि दो मिड सॉवरन रैंकर्स ने भी ध्यान नहीं दिया। भले ही वे बर्नार्ड से केवल एक रैंक नीचे थे, बर्नार्ड के पास दिमागी शक्ति थी जबकि उनकी दिमागी शक्ति अभी भी पोषण के चरण में थी। दोनों पक्षों की धारणा में भी मीलों का अंतर था। बर्नार्ड के वापस आने से पहले आर्किमिडीज ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। कैसा रहा, अंकल बर्नार्ड? उन्होंने क्या कहा? आर्किमिडीज ने पूछा। चिंता न करें, मास्टर आकी। परिवार शक्तिशाली है, इसलिए हम अभी भी बहुत डरावने हैं। हमारे जाने के बाद उन सभी ने कहा कि वे आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और वे इसे हमेशा के लिए एक रहस्य रखेंगे, बर्नार्ड ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। वे इसे उजागर करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे, चाहे मैं उन्हें दुनिया की सारी हिम्मत क्यों न दे दूं। यदि नहीं, तो मैं उनके पूरे वंश को मिटा दूंगा, आर्किमिडीज ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। वह इस परिणाम से खुश था। उसे मौके पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे याद थे। अब वह अपने परिवार के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके सभी की पहचान का पता लगाने के लिए वापस जाने तक इंतजार करेगा। फिर वह उन्हें इस दुनिया से चुपचाप गायब कर देगा। लेकिन मास्टर आकी, उनके जाने से पहले कुछ हुआ, बर्नार्ड ने जारी रखा। क्या हुआ? आर्किमिडीज ने जल्दी से पूछा। किसी कारण से उसे एक बुरा एहसास हुआ। अंकल बर्नार्ड ने बाद में जो कहा वह उसकी अगली योजना को प्रभावित कर सकता था। सबने वादा किया कि वे आज जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वे जाने ही वाले थे, एंजेलिका डॉल्चे नाम की एक लड़की ने उन सभी से कॉन्टैक्ट विवरण साझा करने के लिए कहा ताकि वह उनसे संपर्क कर सके। हर कोई सहमत हो गया और वे कॉन्टैक्ट साझा करने के बाद ही गए। क्या उन कमबख्तों ने कॉन्टैक्ट साझा किए? आर्किमिडीज ने गुस्से में पूछा। हाँ, वे पहले ऐसा नहीं करते, लेकिन ये सब उस एंजेलिका बदमाश की वजह से है कि उन्होंने अंत में ऐसा किया, बर्नार्ड ने उत्तर दिया। वह आर्किमिडीज के साथ इतने लंबे समय से था और वह कह सकता था कि उसने ही आर्किमिडीज को पाला है। इसलिए वह आर्किमिडीज को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह निश्चित रूप से सभी गवाहों को मारना चाहेगा ताकि वह चैन से रह सके। भले ही सब मर गए हों, बर्नार्ड को एक एहसास था कि भविष्य में एक दिन मास्टर आकी उसकी शक्ति उससे अधिक हो जाने के बाद उसे भी मार डालेंगे। आखिरकार बर्नार्ड भी गवाहों में से एक था। बर्नार्ड की राय में आर्किमिडीज एक बहुत ही स्वार्थी और क्रूर व्यक्ति था। उसमें एक दुर्जय नायक बनने की क्षमता थी, लेकिन वह एक अच्छा मास्टर नहीं था। बेशक ये केवल बर्नार्ड की राय थी और यह पूर्ण नहीं थी। अभी के लिए आर्किमिडीज अभी भी उसका सम्मान करता था। ये सब एंजेलिका डॉल्चे की गलती है, आर्किमिडीज ने दांत पीसते हुए पूछा। हाँ, अगर वह नहीं होती तो उन्होंने कॉन्टैक्ट साझा नहीं किए होते, बर्नार्ड ने सकारात्मक उत्तर दिया। अध्याय 1718। क्या आप जानते हैं कि एंजेलिका डॉल्चे कौन है? वह वेस्ट सैंड की हेवनली सेक्ट से है और मुझे लगता है कि उसके सेक्ट में उसका दर्जा काफी ऊंचा है। हेवनली सेक्ट की एंजेलिका डॉल्चे। आर्किमिडीज ने वे नाम याद रखे। साथ ही वह और भी क्रोधित था। उसे अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है। वह उन लोगों को एक एक करके मारना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना अब काम नहीं करेगी। अगर किसी को इसकी भनक लग गई और उसने खबर फैला दी तो वह नुकसान में रहेगा। उसे रहस्य बनाए रखने के लिए उन सभी से एक ही बार में छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे वापस जाकर इसकी अच्छी योजना बनाने की जरूरत है।
अगर उसे लगभग 10 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स और 2 मिड सॉवरन रैंकर्स सहित इतने सारे लोगों को एक साथ गायब करने की आवश्यकता है तो उसे अपने परिवार की छिपी हुई शक्ति का उपयोग करना पड़ सकता है। अंकल बर्नर्ड, चलो ट्रेजर ट्रोव के ऑक्शन में जाने का समय हो गया है। जी मास्टर आकी। दोनों एक के बाद एक कोने से निकले और ऑक्शन वेन्यू की ओर चल दिए। साहिल अपनी सीट पर बैठ गया और चुपचाप ऑक्शन शुरू होने का इंतजार करने लगा। हर आमंत्रण कार्ड पर एक सीट नंबर छपा था। ऑक्शन में प्रवेश करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, फिर वे अपने सीट नंबर के अनुसार बैठते थे। इस समय साहिल ने खुद को थोड़ा बदल लिया ताकि लोग उसे पहचान न सकें। अगर आर्किमिडीज ने उसे बाद में देखा तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। जब तक वह इस ऑक्शन को पार करने में कामयाब रहता है वह अब आर्किमिडीज और उसके बगल वाले लेट सॉवरन रैंकर से नहीं डरेगा। मेहमान एक के बाद एक आने लगे और फिर अपनी निर्धारित सीटों पर बैठने लगे। ऑक्शन आधे घंटे में शुरू होना था लेकिन 2/3 सीटें पहले ही भर चुकी थीं। साहिल की सीट न तो बहुत अच्छी थी और न ही बहुत खराब, बिल्कुल बीच में थी। वह अब घिरा हुआ था लेकिन चूंकि सीटें कुछ दूरी पर थीं और हर सीट की अपनी स्वतंत्र जगह थी इसलिए वहां बहुत भीड़ नहीं थी। आधा घंटा जल्दी बीत गया। आमंत्रण कार्ड वाले सभी लोग आ चुके थे। ट्रेजर ट्रोव ने इतना बड़ा कुछ किए हुए बहुत समय हो गया था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने बहुत सारे कीमती खजाने भी निकाले थे। बिक्री के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के खजाने के साथ साथ सोल बाउंड वेपन्स भी होंगे, इसलिए इसे कोई नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा ट्रेजर ट्रोव सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की टॉप 5 व्यापारिक कंपनियों में से एक थी, इसलिए मेहमान इस कार्यक्रम के प्रति कुछ सम्मान दिखाएंगे। आर्किमिडीज और बर्नर्ड भी ऑक्शन में पहुंचे, हालांकि उनकी सीटें आगे थीं। आर्किमिडीज को जो आमंत्रण कार्ड मिला था वह वेस्ट एंड के स्प्लेंडर के प्रभारी व्यक्ति को भेजा गया था। जब समय हुआ तो सफ़ेद बालों और लाल चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी मंच पर आया। वह ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख वलेरियो फेलोज था। कोई बता सकता था कि यह ऑक्शन ट्रेजर ट्रोव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि प्रमुख भी यहाँ था। अतीत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा उपप्रमुख कुछ शब्द कहने के लिए दिखाई देता था। वलेरियो पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में बहुत प्रसिद्ध था, न केवल इसलिए कि वह फेलोज परिवार का केंद्र और ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख था, बल्कि इसलिए भी कि वह एक पार्शल सेंट था। अध्याय 1719। क्या वह ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख वलेरियो है? वही है। मुझे उनसे एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था। वह श्रीमान वलेरियो हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद आएंगे। ऐसा लगता है कि ट्रेजर ट्रोव इस ऑक्शन को बहुत महत्व देता है। वे निश्चित रूप से बहुत बलिदान देंगे और इसे सफल बनाने के लिए अपने बहुत सारे खजाने निकालेंगे। बेशक, मुझे यही उम्मीद थी। चूंकि ट्रेजर ट्रोव ने इतने लंबे समय तक इस ऑक्शन की योजना बनाई थी, मुझे यकीन है कि वे कुछ बड़ा करेंगे। जैसा कि अभी दिख रहा है, मैं सही हूँ। मैं आज दिवालिया होने पर भी अपनी लड़ाकू शक्ति बढ़ाने के लिए खुद को एक सोल बाउंड वेपन दिलाऊंगा। मुझे सोल बाउंड वेपन नहीं चाहिए। मुझे केवल स्वर्ग और पृथ्वी का एक ऐसा खजाना चाहिए जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे एक पाने का मौका मिलेगा। क्या आप जल्द ही आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, मेरे दोस्त? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा दूर नहीं हूँ। बधाई हो। धन्यवाद। जब वलेरियो मंच पर गया तो वहाँ हंगामा मच गया। वे सभी उसकी उपस्थिति से दंग रह गए। ये सिर्फ एक ऑक्शन था, लेकिन उन्होंने ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख और एक पार्शल सेंट को बुला लिया। इसने मौके पर मौजूद बहुत से लोगों को चौंका दिया। साहिल ने मंच पर वलेरियो को देखा और अपनी आंखें सिकुड़ीं। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था और साहिल उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सिर्फ एक नज़र से वह जानता था कि वह मंच पर मौजूद इस व्यक्ति को नहीं हरा सकता। भले ही उसने अपनी दिमागी शक्ति और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के साथ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया हो। उसने अनुमान लगाया कि अगर उसने मंच पर मौजूद आदमी के साथ लड़ाई शुरू की तो वह बच नहीं पाएगा। साहिल ने इस आदमी में एक ऊर्जा महसूस की जो उसे दबा रही थी। साहिल ने यह ऊर्जा नेक से भी महसूस की थी। क्या वह एक सेंट है? हालांकि साहिल ने सोचा कि ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंच पर मौजूद व्यक्ति से निकलने वाली ऊर्जा नेक की तुलना में बहुत कम थी। यदि वह दोनों की तुलना करे तो यह एक नदी और एक महासागर की तुलना करने जैसा होगा। नेक एक प्री सेंट था जो अभी अभी सेंट रेल में पहुंचा था। तो ये व्यक्ति सेंट नहीं हो सकता। वह केवल एक पार्शल सेंट ही हो सकता था। क्या उससे निकलने वाली ऊर्जा तथाकथित सेंट पावर थी? साहिल सेंट पावर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे पार्शल सेंट बनने के बाद मिलेगी। सेंट पावर वाले किसी भी व्यक्ति के पास बिना सेंट पावर वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक दमन होगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब जंगल का राजा शेर एक बंदर से मिलता है। उनका जीवन एक ही स्तर पर नहीं था। वलेरियो के मंच पर जाने के बाद उसने सभी को चुप रहने के लिए हाथ उठाया। शोर शराबे वाला दृश्य तुरंत सन्नाटे में डूब गया। यह एक पार्शल सेंट का डर था।
यहाँ तक कि लाइटफुट परिवार के उत्तराधिकारी आर्किमिडीज ने भी ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख और एक पार्शल सेंट वलेरियो का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। नमस्ते मेरे विशिष्ट अतिथियों, मैं वलेरियो फेलोज हूँ, ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख। मेरा मानना है कि आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं। ऑक्शन में आपका स्वागत है। हाल के वर्षों में बाहरी दुनिया ने ट्रेजर ट्रोव के बारे में बहुत सी हानिकारक अफवाहें सुनी थीं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा गिर गई। हमारे बहुत से पुराने ग्राहक प्रभावित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम करना बंद करने का फैसला किया। हम वह सब समझ सकते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को बता दूंगा कि वे अफवाहें झूठी और निराधार हैं। ट्रेजर ट्रोव इस बार ऑक्शन के दौरान अपनी ईमानदारी दिखाएगा। मुझे आशा है कि हर कोई अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सके और फिर से हम पर भरोसा करना शुरू कर सके। वलेरियो ने बहुत सी बातें कहीं। साहिल को लगा कि यह वैसा ही है जैसा वह अर्थ पर कैंपस में होता था। चांसलर असेंबली के दौरान घंटों तक बड़बड़ाते रहते थे। वह भी हमेशा के लिए बोलता ही रहता। साहिल उन सब को सुनने के मूड में कैसे होगा। अध्याय 1720। अब ऑक्शन शुरू करो। कुछ मिनट बाद, मैंने आज बहुत अधिक कह दिया है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि आप इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए चलिए अब ऑक्शन शुरू करते हैं। वलेरियो अपने भाषण के बाद मंच से उतर गया। फिर एक घूंघट वाली महिला मंच पर आई। भले ही उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर की बनावट बिल्कुल सही जगहों पर थी। वह लंबी थी और उसकी आकृति अद्भुत थी। साहिल दंग रह गया। क्या वह मिस एल्बा फेलोज नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में उसके बारे में कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता है कि वह ऑक्शन की तैयारी में व्यस्त थी। नमस्कार, मेरा नाम एल्बा फेलोज है और मैं आज ऑक्शन की मेजबानी करूंगी। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। एल्बा के ऐसा कहने के बाद सब फिर से बातें करने लगे। लानत है, क्या यह मिस एल्बा फेलोज नहीं है, जिसके पास लुक्स और स्किल्स दोनों हैं? उसने घूंघट क्यों पहना है? मुझे याद है कि उसने पहले नहीं पहना था। मुझे इसके बारे में पता है। मैंने सुना है कि उसकी अपने मंगेतर से सगाई होने के बाद उसके मंगेतर के परिवार ने उसे घूंघट पहनने का अनुरोध किया क्योंकि वह बहुत सुंदर है। मिस फेलोज की सगाई हो गई? कब? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? उसका मंगेतर कौन है? उसकी मिस फेलोज को घूंघट पहनने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह हमें नज़ारा देखने के अधिकार से वंचित कर रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें उसकी पहचान पता चल जाए? क्या तुम में वापस लड़ने की हिम्मत होगी? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उसका मंगेतर कौन है, तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। आर्किमिडीज ने आखिरी वाक्य सुना। उसका चेहरा एक साथ पीला और काला पड़ गया। वह इतना हिंसक लग रहा था कि वह डरावना था। उसकी पैंट गीली हो जाएगी। कुछ समय पहले एक अनजान बदमाश की वजह से उसकी पैंट गीली हो गई थी। जब आर्किमिडीज ने वह सुना तो उसे लगा जैसे वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। हालांकि मौके पर इतने सारे लोग थे कि वह कुछ नहीं कर सका। मेरी पैंट गीली हो जाएगी? तुम मजाक कर रहे होगे। मैं तुमसे नहीं डरता। तो ध्यान से सुनो। मिस फेलोज के मंगेतर पैल्मो परिवार के मिस्टर एंडर्स पैल्मो हैं। साथ ही वह पैल्मो परिवार के उत्तराधिकारी और परिवार के भावी प्रमुख भी हैं। कैसा रहा? क्या वह पर्याप्त प्रतिष्ठित हैं? मिस्टर एंडर्स पाल्मोर। जो आदमी अभी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, वह उस नाम को सुनने के बाद डर से कांप रहा था। पैल्मो परिवार स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक था। किसने उसके बारे में नहीं सुना था? इस तरह की ताकत के पहले उत्तराधिकारी का दर्जा बहुत ऊंचा होगा। वह संभवतः स्टार किंगडम में शीर्ष क्रम में भी था। जब आर्किमिडीज ने एंडर्स का नाम सुना तो वह झूठ बोल रहा होगा अगर उसने कहा कि उसे जलन नहीं हुई। भले ही उसका दर्जा कम नहीं था, फिर भी वह एंडर्स से मीलों दूर था। साफ साफ कहें तो अगर उसने टैवन में सभी को बताया होता कि वह एंडर्स है, तो वे चौंकते नहीं। इसके बजाय वे उस व्यक्ति की तरह डर से कांप रहे होते। इसके अलावा वह बच्चा उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। वह एंडर्स जैसा कब बन सकता है? वह केवल अपने नाम से ही सबको कब दबा सकता है? यह आर्किमिडीज का अंतिम लक्ष्य था। शांत हो जाए सब लोग। अब हम ऑक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेजर ट्रोव के स्टाफ से पहला खजाना निकालने के लिए कहेंगे। एल्बा के ऐसा कहने के बाद लाल कपड़े पहने एक सुंदर महिला लकड़ी की ट्रे लेकर मंच पर आई। ट्रे को ढकने के लिए एक लाल कपड़ा था। कपड़े के नीचे की चीज आज की पहली वस्तु होनी चाहिए। महिला एल्बा की ओर चलने के बाद चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।